Hello and welcome dear students to my channel. So I am Pritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good morning to all of you. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया ना? तो यार हमने ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज की बहुत ज़्यादा लेक्चर कवर अप कर चुके हैं, ऑलराइट। और जीपी हम लोग बेसिक तो कवर अप कर ही चुके हैं। अगर हमसे कोई ये पूछ दे कि भैया ये दिया हुआ है an इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, और अगर हमसे ये कोई पूछेगा कि क्या ये जीपी में है, तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे कि हाँ भैया हम an निकालेंगे और हम an माइनस वन निकालेंगे, उन दोनों का रेशियो लेंगे। अगर वो n से इंडिपेंडेंट आ जाता है तो क्या होता है, तो वो जीपी में है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है क्या? तो चलो ठीक है, इतना तक तो ठीक था। बाकी तो अब तक अगर आपको समझ में आ गई तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। क्योंकि बेसिक ही कब हाई लेवल में बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था वो क्या क्वेश्चन था, आपको समेशन फाइंड करना था। यस और नो? 5 + 55 + 5 5 5। तो आपको सर आपने समेशन का फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं है, तो यू आर राइट। इनफैक्ट ये प्लस डॉट 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 एन टर्म तक जा रहा था ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, बस ऐसे ही मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, ऑलराइट। तो आज हम लोग समेशन वाला पहले पार्ट कवर अप करते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर सम क्वेश्चंस करेंगे, ऑलराइट। तो ये आज हम लोग का बेसिक कंटेंट है। तो पहले बात करते हैं यार समेशन ऑफ एन टर्म्स विच आर इन जीपी। समेशन ऑफ एन टर्म्स which are in GP, in GP। तो ध्यान थोड़ा सा देना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। देखो, पहले तो अगर समेशन निकालना है तो पहले तो आपको जीपी का जनरल टर्म पता होना। जनरल टर्म का मतलब जनरल सीक्वेंस पता होना चाहिए। और मैंने वो लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, और ये डॉट 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 करते हुए जाता है ए आर होल टू द पावर एन प्लस वन हो जाता है। ये सर नो? ऑलराइट, ये तो ठीक है, जनरल सीक्वेंस है। मुझे पता है इसमें एन टर्म्स है और वो एन टर्म्स की बात भी कर रहा है, एन टर्म्स के समीशन को फाइंड भी करना है। तो यार यही तो जनरल सीक्वेंस है। कहां पर कॉमा हटाओ, हर जगह क्या लगा दो, प्लस साइन लगा दो। क्लियर है क्या? तो ठीक है, ये क्या, इसको हम लोग लिखना तो जानते हैं, एसएन से लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं बोथ साइड आप आर से इंटू कर दो, बोथ साइड आप आर कॉमन रेशियो से इंटू कर दो। अब इसका रीजन मत पूछना क्यों कैसे, ये प्रूफ करने का तरीका है, आप भी याद रख लो कैसे करते हैं। वैसे तो बस फॉर्मूला ही काम आता है, प्रूफ काम नहीं आता। तो ध्यान दो क्या करते हैं यहाँ पे, आर इंटू एस एन इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पे आर इंटू को तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर होल टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अच्छा एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे n प्लस वन होगा क्या? नहीं, n माइनस वन होगा ना। और अगर मैं आपको कहूँ एक काम करो, इसके थोड़ा सा एक पहले वाला टर्म लिख के मुझे दिखा दो, तो एक बात बताओ ये कैसा होता है? चलो ठीक है, अभी इसको इतना ही रहने दो। अगर मैं आपको इसमें पूछूं, आपने अगर n से इंटू कर दिया तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? ये वाला टर्म आपको बन जाएगा ए आर होल टू द पावर n। और इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? आप गौर से देखो, यहाँ पे अगर 2 है तो इसके पहले में 1 है, यानी यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 2, मतलब एक पावर घट जा रहा है ना। तो एक काम करो, अगर मैं आपको बोलूँ इसके पहले वाला टर्म मुझे लिख करके बता दो, ए आर एन माइनस वन लिख सकता हूँ क्या? तो चलो ठीक है। अब मैं आपको कहूंगा ये जो दो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो ध्यान से सुनो, इसका सेकंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ये सुनो, ध्यान से देखो, कैंसिल हो जाएगा क्या? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि एक काम करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन रहा है? इसका सेकंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, इसका थर्ड टर्म इसके सेकंड टर्म से कैंसिल हो रहा है, इसका फोर्थ टर्म इसके थर्ड टर्म से कैंसिल हो रहा है। तो ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑलराइट। अगर मैं इसके बाद भी लिख दूं ए आर टू द पावर 4 तो इससे ये भी कैंसिल, ये तो नो, ऑलराइट। और ये जो टर्म लिखा हुआ ये भी इससे कैंसिल। बच गया बस दो टर्म इस आरएचएस में, पहला तो बच गया ए और लास्ट बच गया ए आर होल टू द पावर एन, ऑलराइट। तो एक काम करो, इसको थोड़ा लिखो तो ये कैसा दिखेगा, एस एन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल्स टू ए माइनस ए आर टू द पावर एन। क्लियर है क्या?
अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम करो, यहाँ पे a कॉमन ले लो। जब आप यहाँ पे a कॉमन लो तो 1 माइनस आर टू द पावर n आएगा, और यहाँ पे आप Sn कॉमन ले लो तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस आर। तो अब एक काम करो, Sn की वैल्यू लिख दो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, ये वो फॉर्मूला है जिससे कि आप n टर्म्स के जीपी का n टर्म जो जीपी में है उसका समेशन आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी n टर्म दिया हो या कुछ भी, अगर तीन, ये तो n टर्म हो तो क्या, अगर 3 टर्म का निकालना है तो भी वो निकाल सकते हैं, 10 टर्म का निकालना है तो भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, ये तो फॉर्मूला आ गया। अब एक काम करो, इसे थोड़ा जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और इसमें स्पेशल केस के बारे में। तो नोट हो गया क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या मैं जरूरी है इसी तरीके से मैं लिखूं? नो, मैं काम करूंगा, मैं क्या काम करूंगा कि हर जगह से माइनस में कॉमन ले लेता हूँ। मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ ना, तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो बनेगा क्या, अंदर बन जाएगा r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ऑलराइट, यहाँ पे भी माइनस आपने कॉमन लिया तो माइनस का माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का a ऑलरेडी a रहेगा ही, और अभी भी ये Sn ही है, Sn पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बात ये आती है, सर ये यूज करें कि ये यूज करें? तो ध्यान से लिख लो, ये वाला आप तब यूज करते हो जब r की वैल्यू 1 से कम होती है। क्लियर? ये वाला तब आप यूज करते हो जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है। ऑलराइट, तो ध्यान से देख लो, और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा उसमें थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज, क्या जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा के रखा हुआ है उसकी जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो इतना समझ लो, उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा फिर आप लोग को। तो नोट हो गया क्या? तो काम करते हैं, जो हमारा मेन रिजल्ट है उसको अपने पास रखते हैं, बाकी सबको थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और इसमें एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसमें और क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अब मैं बोलूंगा आपको कि यार तुम अब n टर्म्स तक मत जाओ, अब तुम्हें जाना है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा था a स्क्वायर ar क्यूबिक, ऑलराइट, और मैं यहाँ पे डॉट 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 n अगर लिख दूं तो मुझे पता चलता था चलो ठीक है n टर्म्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ n ना लिखूं, यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप गिनती यहाँ से करते चलो, 1 2 3 4 5 6, जीवन भर गिनो, कभी गिन नहीं पाओगे, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई सीमा नहीं होता। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, अब तक तो केवल n टर्म्स तक गए थे ना, अब मैं आपको बोल रहा हूँ इन्फिनिटी तक जाओ, तो क्या करोगे? तो ध्यान से सुनो, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? जब n टर्म्स था तो r की पावर n था, Sn था, जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो Sn नहीं रह जाएगा, S इन्फिनिटी हो जाएगा। और आप कहोगे सर जहां जहां n दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग करो, क्योंकि हम लोग का पहला आया था, इसके अकॉर्डिंग आप करो। तो S इन्फिनिटी की जब आप बात करोगे तो होगा क्या? बात दोनों कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ऑलराइट, कोई इशू नहीं है, अब मैं आपको बता दूंगा। ये देखो, अगर आप इसके अकॉर्डिंग बात करते हो तो S इन्फिनिटी जहां जहां n दिख रहा है वहां क्या करोगे? इन्फिनिटी लगा दोगे, तो 1 माइनस आर टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। ये सर नो, तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर है कि हाँ ऐसा ही कुछ बनेगा। लेकिन बात आती है कि सर क्या ये जो टर्म है r टू द पावर इन्फिनिटी, ये क्या आप ऐसे ही रखोगे? नहीं, यहीं पे तो आपको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज कराऊंगा। याद करो जब मैंने आपको बताया था y इज इक्वल्स टू a की पावर x, याद है क्या? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहां तक कि मैंने आपको ग्राफ तक बताया था। ये सुनो, तो अगर याद होगा तो आप कर लोगे, अगर नहीं याद होगा तो तुरंत अभी पीछे जाओ और देखो, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाला कैसे मैं अभी इन्फिनिटी वाला निकाल दूंगा। तो ध्यान से सुनो, मैंने कैसे किया था, इसमें दो केस था। अगर वो a पे डिपेंड करता था, क्यों? तो वही चीज तो यहाँ पे भी है। n पहले यहाँ समझो, इसका ग्राफ क्या है? इसका ग्राफ क्या था? इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो y इक्वल टू a की पावर x, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो ग्राफ क्या आ रहा था? तो ग्राफ आई होप सो कुछ इस तरीके का आ रहा था, नहीं? आई होप सो, और आप लोग देख लेना, वैसे इसी तरीके कुछ आता है। और जब a की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में जब लाई करता है तो क्या होता है? तब ग्राफ कुछ इस तरीके का आता था, याद है?
इनफैक्ट हमने दोनों का मिरर इमेज भी निकाला था, याद है क्या? ऑलराइट। और मैंने यहाँ तक एक और बात आपको बताया जब लॉग फंक्शन पढ़ा रहा था कि लॉग फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। इनवर्स का मतलब x जो है y का प्लेस ले लेता है, y जो है वो x का प्लेस ले लेता है। और चलो उसकी बात तो नहीं करनी, इतना बस आप समझो। और मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिग्निफिकेंस इसका बताया था कि ये यहाँ पे है तो आपको लग रहा होगा कि अभी ये x एक्सिस से टच हो जाएगा, बट ये टच कभी नहीं होगा, पूरी जिंदगी में नहीं होगा। आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे ना तो कभी नहीं होगा यार, कभी नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाओ कुछ नहीं होगा। तो जहां कहीं भी आपको कुछ इस जैसे मान लो अगर ग्राफ इस तरीके का कुछ होता, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि आप कितना भी इसके क्लोज जाओ लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना, जिसे मेरी बात सुनो, आप कितना भी इसके क्लोज जाओ, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई वो इंफिनिटी है। ऑलराइट, मैं क्या कह रहा हूं, जहां पे भी आपको ये दिखे ना इस तरीके से तो वो इंफिनिटी को असाइन कर रहा है, यहाँ पे भी ये तो ये इंफिनिटी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें इतना तो पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर x जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, x जो है, यहाँ देखो हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, जब a बड़ा होने का ग्राफ तो ये है, ठीक है। तो जब हम लोग x जो है, जब हम लोग इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस साइड जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, इस साइड। ऑलराइट, नहीं समझ में आ रहा, ध्यान दो। इधर जब हम लोग जा रहे हैं तो इस वैल्यू कहाँ पे आता है, पहले ये थोड़ा सा आपको फंक्शन याद है यार। देखो हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं और हमारा y का वैल्यू जो है वो आता है। हम लोग x जो है वो क्या होता है, डोमेन होता है ना, और y क्या होता है, हम लोग का रेंज होता है। ऑलराइट, मतलब हम लोग ये पुट करते हैं और आंसर आता है y एक्सिस पर। ऑलराइट, तो अगर तुम पुट कर रहे हो, मतलब x की वैल्यू पुट करते 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 आप इंफिनिटी जा रहे हो, तो उसका आंसर तो y एक्सिस पे आ रहा होगा ना, जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा होगा, जो इक्वेशन हमें आंसर दे रहा होगा तो y है ना। तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ जो हम लोग पुट करते हैं वो x एक्सिस पे पुट करते हैं, लेकिन जो आता है, जो हमें वैल्यू मिलता है वो है y एक्सिस का। तो अब ध्यान से देखो, जब आप पुट करते करते आप इधर को जा रहे हो तो ये y की जो वैल्यू है ना, ये y एक्सिस है, तो धीमे धीमे नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। ये देखो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो y की जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ध्यान से, अच्छा इधर नहीं समझ में तो थोड़ा सा इधर की कोशिश करो। अगर मैं आपको बात करूं कि अगर a की वैल्यू जो है जब 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तब क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, a की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो आप यहाँ पे देखो x कहाँ पे जा रहा है, x जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मैंने अभी आपको क्या, जब इस तरीके कुछ लगेगा तो वो इंफिनिटी दिखाता है। तो जब वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ हाइट, यहाँ पे इसका ये है, यहाँ पे जब चलेगा तो इसका हाइट कुछ ये है, जब यहाँ पे चलेगा तो कुछ इसका हाइट ये है। तो धीमे 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 हाइट घट रहा है और हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, जीरो हो रहा है। यानी जब आप पुट करते जा रहे हो तो वो धीमे धीमे जीरो की तरफ जा रहा है, जा तो रहा है ना। ऑलराइट, ये आप लिमिट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, जो क्लास 12 का टॉपिक है, इनफैक्ट आपकी 11th में है। ऑलराइट, मैं जरूर बताऊंगा वो भी। तो इतना समझ में आया, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको आंसर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो चलो ठीक है, जब अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो। अगर ये आर अल्फा को, जो ये आर अल्फा आपने लिखा हुआ है, आर इंफिनिटी जो लिखा हुआ है, उसको अगर मैं y मान लूं तो यहां पे ध्यान से देखो, ये और ये क्या सिमिलर नहीं है क्या? अगर यहां पर a की वैल्यू r से मैं रिप्लेस कर दूं, ठीक है, और सॉरी a की वैल्यू अगर मैं r से रिप्लेस कर दूं और x कहां को जा रहा है, इंफिनिटी को जा रहा है, तो वही तो मैंने लिखा। तो जब x इंफिनिटी को जाता है और a जो है बड़ा होता है तो y कहां पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। देखो y धीमे धीमे घट रहा है ना, ये पहले यहाँ पे था, पहले मान लो यहाँ था तो ये था, यहाँ था तो ये था, फिर यहाँ पे आ गया तो ये था, धीमे धीमे घट रहा है, वो जीरो की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए यही कारण है कि इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, जीरो। क्लियर है? और इस केस में भी जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और हाँ ये जो मैंने आपको बताया था कि हाँ ये r ग्रेटर देन 1 के लिए, ये r लेस देन 1 के लिए है, लेकिन कितना लेस देन करोगे, वो भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है जनरली, जो r की वैल्यू। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा।
अब थोड़ा सा इरेज करने की जरूरत है हमें कुछ कुछ, ताकि हम लोग एस इंफिनिटी का टर्म्स हम लोग लिख पाए। तो क्या लिखोगे वो ध्यान से सुनो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बोला कि आर इंफिनिटी को मैं 0 फाइंड कर चुका हूँ, ऑलराइट। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है क्या? और ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 a हो जाता है। तो एक काम करता हूं मैं यहीं पे डायरेक्टली लिख देता हूं a अपॉन 1 माइनस आर। यही आपका फॉर्मूला है जो इंफिनिटी टर्म्स का समेशन को बताता है। ऑलराइट, क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो जल्दी से थोड़ा नोट करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑलराइट, थोड़ा सा इसमें समझने को, वैसे तो अगर आपको नहीं भी कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लिमिट में इतने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो कि आपको सब ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अपना जो क्वेश्चन हमें बचा हुआ था, जो हमने आपको दिया था, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, चलो ठीक है, फिर इरेज करता हूं मैं, या फिर क्वेश्चन करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जीपी की वो बता देते हैं, कम से कम थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाए, उसके बाद क्वेश्चंस का टाइम बचेगा तो क्वेश्चन भी करा देंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस तो करा ही देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो, जैसे कि हमने एपी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एपी क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा था आपने? एपी के बारे में आपने पढ़ा था कि अगर आप एपी में कोई भी नंबर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इट डजंट मैटर, फिर भी वो एपी में ही रहता था। ऑलराइट, कोई नंबर ऐड कर दो सब में तो भी, अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़े थे नहीं, चलो ठीक है, वो तो बात की बात थी। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ध्यान से सुनो कैसे होता क्या है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें आप जो जीपी है उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी ऐड कर दिया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया हर में से तो फिर से वो जीपी आएगा। नो, बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या करें? तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी डिवाइड कर सकते हो। इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड by, if any number multiply and divide in a GP, then required sequence is also in GP. क्लियर है क्या? ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया क्या वो करेक्ट है। इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड इन अ जीपी देन रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज आल्सो इन जीपी। ऑलराइट, तो सेकंड प्रॉपर्टी सुनो, अगर आपके सामने कोई भी जीपी है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हो सारे टर्म्स का, तो फिर से वो जीपी में ही आ जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे a1 देता है, a2 देता है, a3 देता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इतना मतलब A4 तक ही लो। ऑलराइट, और मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो है वो जीपी में है और वो गिवन है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये भी जो सीक्वेंस आया है वो भी जीपी में ही होता है। ऑलराइट, तो कहां पर ये प्रॉपर्टी है थोड़ा जल्दी जल्दी से नोट करो। फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर आपके सामने ये प्रॉपर्टी दिया हो A1, A2, A3, A4, ये एक सीक्वेंस दिया हो, और मैं आपको बोलूं कि एक काम करो, हर जगह पावर 2 लगा दो, या फिर पावर 3 लगा दो, पावर 5 लगा दो, पावर n लगा दो, कुछ भी पावर लगा दो। ऑलराइट, अगर आपने यहाँ पे A1 स्क्वायर कर दिया, A2 स्क्वायर कर दिया, A3 स्क्वायर कर दिया, A4 स्क्वायर कर दिया, तो मान लो ये तो आपको गिवन रहेगा, हो सकता है ये जीपी में रहे, तो हो सकता है क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पहला मैंने लिखा वो जीपी में है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सेम पावर हर जगह लगा देते हो तो जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस आता है वो भी जीपी में ही होता है। क्लियर है क्या? तो चलो ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर लिया। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो सुनो, वो आपने जाना पहचाना है।
जैसे कि हमने एपी में पढ़ा भी था, अभी आपका याद भी आ जाएगा एपी में। जैसे कि अगर आपको मैं बात करूं, ऑलराइट, तो अगर कोई भी जीपी अगर आपको दिया हुआ है और आप बिगिनिंग से मतलब शुरुआत से और एंड से अगर आप इक्वी डिस्टेंट पर कोई भी दो नंबर उठाओ और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और एंड मतलब लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं, मैंने ये बोला कि अगर आप बिगिनिंग पे चले जाओ और आप एंड पे चले जाओ, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर आपने इक्वी डिस्टेंट पर कोई दो नंबर उठा लिया और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, यस और नो। ऑलराइट, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं a1 a2 a3 a4 a5 और मैं आपको बोलूं यहाँ इक्वी डिस्टेंट का मतलब कि आप यहाँ पे मान लो खड़े हो गए, ऑलराइट, और आप यहाँ से ले रहे हो ये वाला एलिमेंट, तो फिर आपको सेम काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। तो जस्ट उसके पहले वाला जस्ट मैं क्या, जब आप इधर से देखोगे तो आपके लिए फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, तो सेकंड टर्म आप यहाँ से चुन रहे हो, तो वही काम आप करोगे यार, इधर से मैं देखूंगा आप, तो ठीक है मुझे यहाँ पे a5 लिखना था बट जगह नहीं है ना, तो यहाँ से मैं देखूंगा तो मेरे लिए फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, सेकंड टर्म ये, तो मैंने उधर से भी सेकंड टर्म को चुना, इधर से भी सेकंड टर्म को चुन लो, ठीक है। तो ये टर्म उठा लो और आप ये टर्म उठा लो, ऑलराइट, और इन दोनों का अगर आपने प्रोडक्ट कर दिया, ऑलराइट, तो उसका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, क्लियर है क्या? ये तभी होता है जब ये जीपी में हो, ये चीज आपका जीपी में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी काम करो, थोड़ा जल्दी से इसे नोट करो तो, ऑलराइट। तो इस पे बेस हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद ये सेशन यही पे एंड करते हैं, ऑलराइट। तो नोट हो गया क्या? एक काम करता हूँ, इरेज करता हूँ मैं इसे, और भी प्रॉपर्टीज अगर होगा तो हम लास्ट लेक्चर में, सॉरी कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल क्वेश्चन को डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है, ऑलराइट। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। तो क्या क्वेश्चन मैंने आपको दिया था? मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि फाइंड द सम ऑफ 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555 प्लस डॉट 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 एन, क्लियर है क्या? तो ये देखो ये क्या रहा है, आपको ये कोई भी सीक्वेंस दिया था, ऑलराइट, आपने क्या करना है, इसका समीशन करना है, और इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो कैसे करोगे? अगर आप ध्यान से देखोगे, ना तो ये एपी में है ना तो ये जीपी में है, तो तरीका क्या है इसको करने का? तरीका बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो आप इसको कर ले जाओगे। तो क्या करेंगे? तो एक काम करो, इसमें थोड़ा सा स्टेप्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो देखो मैं पहले जो लिखा हुआ उसको लिख लेता हूँ, इसके लिए जो स्टेप्स है वो याद रखना अपने दिमाग में, तब तो जाकर के ये सब क्वेश्चन आपके बन पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करो, हर जगह से 5 कॉमन ले लो। 5 जब कॉमन लो तो यहाँ 1 1 1 प्लस 1 1 1, यहाँ पे भी तो 1 हो जाएगा, ऑलराइट। फिर क्या आएगा 1 1 1, एक मिनट, यहाँ पे 1 5 भी होगा, 1 प्लस डॉट 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 एन, ऑलराइट। अभी तो एन टर्म्स ही है, तो अभी काम करना होता है कि क्या करो, ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई इक्वेशन पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, कि यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 से, ऑलराइट। तो मैंने मान लो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी काम करो, ये जो 9 है ना उसको अंदर लेते जाओ, तो जब अंदर जाएगा तो देखो बनेगा क्या, 9 प्लस 99 प्लस 99 9 प्लस 9999 प्लस डॉट 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 एंड, और यहाँ पे आ जाएगा 5/9, क्लियर है क्या? अब ध्यान दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं 10 - 1 नहीं लिख सकता क्या? और इसको मैं 10 स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख सकता क्या? 10 स्क्वायर का मतलब कितना है 100, 100 से बन जाता है 99। फिर इसको आप लिख सकते हो 10 क्यूबिक माइनस 1, फिर आप इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 4 माइनस 1, और ये प्लस करते हुए डॉट 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 कितने टर्म तक जा रहा है, n टर्म तक जा रहा है, और हमें पता है यहाँ पे कितना लगा हुआ है 5/9। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा कि हाँ ये जीपी में अब हमारे आ रहा है, अब हमारे काम का थोड़ा सा आ रहा है।
तो अभी काम करो, जहां जहां आपको 10 दिख रहा है ना वहां वहां आप वो नंबर आप एक साइड ले लो, एक साइड मतलब एक पास ले लो। 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूबिक प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 ये n। क्लियर है क्या? अब एक काम करो, यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ -1 तो -1 अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँ -1 ऐसे कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है, ठीक है, n टाइम्स आ रहा है, तो यानी लास्ट में भी कितने क्या होगा? -1 ही होगा। तो अगर मैं हर जगह से -1 माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा क्या? और ये कितने टाइम तक जाएगा? n। और मैंने इसका समीकरण आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, इसका समीकरण n आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये माइनस तो रहेगा इसके साथ, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके का लिख सकता हूँ? यहाँ पे अभी एक काम करो, इस तरीके से मत लिखो, डॉट डॉट n तो अभी मत लिखो, ऑलराइट। तो भी काम करो, यहाँ पे आपको माइनस लगा दो, यहाँ 1 प्लस 1, ये समझ गया ना? तो एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्टली n लिख दो, यहाँ पे डायरेक्टली n लिख दो। तो अब आप गौर करोगे कि यार ठीक है मैंने n तो लिख दिया सर, और मैं करूंगा क्या? अभी भी तो मुझे करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ये n टर्म्स तक तो जा रहा है ना, तो एक काम करो, यहाँ पे n टर्म्स तक तुम कर ही दो, डॉट 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 n, इसको अलग ब्रैकेट दे दो, माइनस n दे दो। क्लियर है? क्योंकि हमें ये तो n टर्म तक जाना था, इसका कैलकुलेशन तो आप n टर्म तक कर चुके हो, इसको भी तो करो। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जीपी में आने लगा है। जीपी में कैसे आने लगा? अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 10 स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 10। वही अगर आप थर्ड अपॉन सेकंड करोगे तब भी 10 ही आएगा, यानी कि रेशियो कॉमन आने लगा। अगर जहां पर रेशियो कॉमन आने लगता है वो सीक्वेंस किसमें होने लगता है? जीपी में। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसी के बाद आप थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो। ऑलराइट, तो मैं तो अभी बताऊंगा ही, तो जल्दी से थोड़ा ट्राई करो। तो हो गया क्या? मैंने आपको क्या बोला? अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो जीपी में है, ऑलराइट, और इसकी वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, यस और नो। तो अब इसको सॉल्व करना बेसिकली आप जानते हो, क्योंकि कॉमन रेशियो हमारे सामने दिख रहा है, यस और नो। और रही बात फर्स्ट टर्म की, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, वो भी हमारे सामने गिवन है, कितना? 10। क्लियर है क्या? तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब इसका समेशन फाइंड करने का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कितने टर्म्स है? n टर्म्स है। तो n टर्म्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? n टर्म्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, इतना तो ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? 10 है, इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? 10 है। अब बात आती है n ही है, ऑलराइट। तो n को n रहने दो अपॉन 1 माइनस r। देखो r कितना है? r तो आपका 10 है ही। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला जनरली फेल्ड हो जाता है। फेल्ड क्या? क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला तब यूज करने के लिए बोला था जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। लेकिन r की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है? 10। तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे। तो यूज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस जब कॉमन ले लो तब। तो एक काम करो, या तो माइनस कॉमन ले लो, या तो जो हमने फॉर्मूला निकाला था माइनस कॉमन लेके उससे कर लो। तो माइनस अगर कॉमन लो तो होगा क्या? तो यहाँ होगा कुछ ऐसा, 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9। ये हो जाएगा आपका समेशन। क्लियर है? तो देख लो एक बार अच्छे से। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये, बट फिर भी अगर स्टेप्स आपने याद रखे कि हाँ अगर इस तरीके का सेम नंबर बार बार मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो रहा है, 5 है 5 5 है 5 5 5 है, तो सबसे पहले मुझे काम करना है 5 कॉमन लेना है। फिर मुझे क्या करना है? 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं क्या करूंगा? मैं 9 को किस तरीके से लिख सकता हूँ? 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ। एक मिनट, एक चीज यहाँ छूट नहीं रह गया क्या? 5 अपॉन 9 यार, इसका समीकरण लिख तो लिया, लेकिन इसके साथ ये कुछ है नहीं क्या? 5 अपॉन 9 भूल गए? ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो ध्यान से सुनो, समेशन इसका जब निकाल लिए हो तो अब ये जो समेशन आएगा उस पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 9 भी एक्स्ट्रा आएगा, 5/9। क्लियर है? तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन किस तरीके का होगा वो समझो। पहले एक काम करो, इसे थोड़ा जल्दी से नोट करो। पहले एक काम करो, इसे थोड़ा जल्दी से नोट करो। हो गया क्या नोट? अगर हो गया तो मैं काम करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। ऑलराइट,
अब देखो थोड़ा सा और बात करते हैं क्वेश्चन में। इससे ज्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा, इसमें आपको दिमाग लगाना है। ऑलराइट, इसमें केवल 555 नहीं होगा, पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, वो सब आपको मैं कराऊंगा, आप जरा भी चिंता मत करो। ऑलराइट, लेकिन पहले ये थोड़ा सा क्वेश्चन करके दिखाओ तो। पहले ये वाला थोड़ा क्वेश्चन करो, नोट करो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, फाइंड अ जीपी। आपको जीपी फाइंड करना है फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट two terms, first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term, the third term। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या रहा है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो आपके सामने है वो बोल रहा है कि एक जीपी आपको फाइंड करना है फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज दिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो बात क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको बोला पहले दो टर्म्स का समेशन कितना है, -4 है, और हमें आपको पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आप करने किस तरीके से है। तो किस तरीके से सोचोगे कैसे? इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये वाला तरीका हम लोग के लिए ज्यादा सफिशिएंट होगा। a + ar = -4। क्लियर है क्या? तो एक काम करो, अब जो फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कुछ इस तरीके का। तो एक काम करो, फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, a to the power 4 into ar²। ये क्वेश्चन मैं करा तो नहीं दिया था ना, करा दिया था। एनीवे अगर करा दिया हो तो फिर से कर लो। r² से r² कैंसिल, तो r² = 4। तो r के लिए से आ रही है +-2। आई होप कि मैं ये शायद करा चुका हूँ, शायद करा चुका हूँ जरूर। तो r के लिए देखो +-2 आ रही है। ऑलराइट, तो काम करो, जब पुट करोगे +2 तो क्या आएगा, a + 2a = -4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a = -4। a की वैल्यू आ गई -4/3। जब r के लिए आप -2 पुट करोगे तब क्या आएगा, a - 2r = 4। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ -4 है, -4 है ना, -4। तो यहाँ पे आएगा a = what, 4। तो चलो ठीक है, a की वैल्यू 2 वैल्यूज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। बट कैसे करोगे अब इसको? यहाँ पे आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड अ जीपी फॉर विद द सम ऑफ द टू नंबर्स इज। अच्छा, फर्स्ट टू टर्म्स का समेशन दिया है, तो ऐसा ही कुछ तो हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चलो ठीक है, सही होगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट टर्म जब एक बार ये लोगे तो कॉमन रेशियो क्या लोगे, ये कब आया है, जब कॉमन रेशियो आपने -2 पुट किया है। ये कब आया है, जब r की वैल्यू आपने 2 पुट किया है। तो देखो दोनों वैल्यूज मिल रही हैं, a और r, और उसके बाद तो हम लोग तो निकालना जानते ही हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड अ जीपी। तो हमने जो जीपी लिया है वो क्या लिया है, वो हमने कुछ इस तरीके का लिया है, ar², ar³। ऑलराइट, आपको जीपी फाइंड करना है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, दो सीक्वेंस बन सकता है, एक जब 4 होगा और एक जब क्या होगा आपका 4 × ये -8। तो ऐसे ही आप कर लेना। ऑलराइट, और अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप करेक्ट कर लेना। ऑलराइट, तो काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आई होप तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा लग रहा है भूल गया था मैं या फिर क्या हो। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की। वो किस तरीके का क्वेश्चन है वो सुनो। वो जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, if x = 1 + a + a² plus ... infinity, comma y = 1 + b + b² plus ... infinity, prove that आपको प्रूफ क्या करना है। अच्छा, प्रूफ दैट आपको ये नहीं है। एनीवे शायद थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ चुका हूँ, लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को तो बात नहीं करते हैं।
इस क्वेश्चन को मैं आपको कल बता दूंगा कि कैसे करना है इसको। ऑलराइट, तो पहले बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन की, जो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपका 11 सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे 2 + 3 टू द पावर k। यहाँ ध्यान से करोगे कैसे, इसे थोड़ा सा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो 1 से 11 तक हो सकती है। इसका साइन समझते हो ना, ये है समेशन का साइन। ऑलराइट, तो एक काम करो, k की वैल्यू पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो। जब k की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 + 3 की पावर 1। फिर जब k की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तब आएगा 2 + 3 की पावर 2, फिर 2 + 3 की पावर 3। ऐसे तो 11 टाइम्स आएगा। तो काम करते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, अब लिख लेते हैं 2 प्लस, अब क्या लिखोगे, 3 की पावर 11। तो देखो ध्यान से देखो, जहां जहां 2 दिख रहा है ना उस पर 2 को एक पास लिख दो। 2 + 2 + 2 ये कितने टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स। देखो 11 टाइम्स, 11 टर्म से तो लिखे हो, तो 11 टाइम्स 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो अब क्या आएगा, 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूबिक प्लस डॉट 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 3 टू द पावर 11, 3 टू द पावर 11। हाँ सही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये 2 2 2 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ, ये 11 नहीं है लास्ट टर्म में, ये 11 नहीं है लास्ट टर्म में, लेकिन ये लास्ट टर्म में 3 की पावर 11 है। ठीक है, और ये 11 लास्ट में नहीं, यहाँ पे बोल रहा है 11 टर्म्स है, 11 टर्म्स है। तो जब 11 बार जब 2 2 2 2 लिखोगे आप, तो क्या मैं डायरेक्टली इसको 22 नहीं लिख दूं, प्लस इसका ये तो आपका जीपी में आ रहा है, इसका कॉमन रेशियो कितना है, 3 है, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब बात आती है समेशन की, तो कितने टर्म्स हैं, अब n की वैल्यू आपको पता है, तो S11 = a कितना है, 3 है, इनटू 1 - rn वाला फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि फिर कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक काम करो, rn r यहाँ पे क्या है, 3 है, उसके पावर में n मतलब 11 - 1 अपॉन व्हाट, अपॉन में आएगा आपका r - 1। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना, आपका आएगा कुछ इस तरीके से, 3 × 3 टू द पावर 11 - 1 अपॉन 2। तो चलो ठीक है, अब एक काम करो, इसको यहाँ पर लिख दो, 3 × 3 की पावर 11 - 2 अपॉन 2। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था वैसे, क्योंकि ऐसे कुछ खास अच्छा क्वेश्चन भी नहीं था, बस 2 2 को सेपरेट किया, 3 और 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 टू द पावर 4, ऐसे करते करते हमने इसको सेपरेट किया, फिर इसका आंसर हमने लिख दिया। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया क्या? तो अब एक काम करते हैं, आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन और यहीं पे एंड करते हैं। बट क्वेश्चन करने से पहले जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा उसमें 2 प्रॉपर्टीज और हैं, वो सुन लो क्या है वो प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज ये है, जैसे कि मान लो आपके सामने दिया हो A1 A2 A3 और यहाँ पे A4, यहाँ पे A5, यहाँ पर A6 और यहाँ पे A7। तो आप क्या कर रहे हो, मान लो आपने पहले A1 चुना, फिर आपने A3 चुना, फिर आपने A5 चुना, फिर आपने A7 चुना। ये मैंने किया क्या है, ध्यान से सुनो, ये मैंने किया कुछ इस तरीके का है कि मैं रेगुलर इंटरवल पर एक एक टर्म को उठा रहा हूँ, रेगुलर इंटरवल पर। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। मतलब ये ले रहा हूँ, फिर उसके बाद जस्ट उसका ये लिया, फिर उसके जस्ट 2 बार जो आएगा वो, मतलब इसके बाद वाला नहीं लिया हूँ, इसकी ये वाला लिया हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इसके बाद वाला दूसरा टर्म क्या है, ये है, फिर इसके बाद वाला दूसरा टर्म क्या है, ये है। तो ध्यान से देखो, रेगुलर इंटरवल पर मैंने टर्म्स को उठाया। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में मैंने थर्ड टर्म को उठाया, फिर थर्ड के रिस्पेक्ट मैंने फिफ्थ टर्म को उठाया। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस 2, इसमें डिफरेंस 2, इसमें डिफरेंस 2। तो इसीलिए ये किस तरीके का है, और मैं आपको जानकारी बता दूं, अगर आप रेगुलर इंटरवल पर उठाते हो तो जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस आता है वो भी जीपी में ही होता है। क्या बात क्लियर हुआ? अगर आपके सामने दे दिया गया A1 A2 A3 A4 A5 A10 और आपने क्या किया इसमें, अगर मान लो ये A10 तक गया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, पहले आपने A1 चुना, फिर आपने A4 चुना, फिर आपने A7 चुना, फिर आपने A10 चुना। तो क्या ये भी है? बिल्कुल है, ध्यान से सुनो। अगर आप इसमें डिफरेंस लो तो आएगा 3। क्या यही चीज यहाँ पे आ रहा है? यस, यहाँ पे भी है। क्या ये चीज यहाँ पे भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है।
तो इसीलिए ये भी जो है वो हम लोग का किसमें होगा, जीपी में होगा। अगर आप किसी जीपी सीक्वेंस से किसी भी रेगुलर इंटरवल पर अगर आप टर्म्स को निकालते हो तो जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस आता है वो क्या होता है, वो भी जीपी ही होता है। ऑलराइट, तो एक काम करो, जल्दी से थोड़ा नोट कर लो, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और वो लास्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके का है, अगर आपके सामने जीपी दिया हो और आपको उसको एपी में बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हो। अगर आपके सामने जीपी हो तो आप तो आप उसको एपी में कैसे बना सकते हो। तो एक काम करो, यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे गिवन है A1 A2 A3 और यहाँ पे है A4 और यहाँ पे है A5 और मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो है ना R इन GP वो किसमें है, GP में है, मान गिवन है। और अगर आपको इसमें इसको AP में बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसका लॉग ले लो, log of A1 log of A2 log of A3 log of A4 log of A5। ये जो पूरा आपका जो सीक्वेंस आएगा ना वो यहाँ तो क्या आएगा, ये आएगा आपका एपी में। क्लियर है। अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि यार ये उसका प्रॉपर्टी है और ये प्रैक्टिकली देखा गया कि हाँ यार ये तो, और जब हमने लॉग लिया जीपी का तो ऐसा ऐसा बन रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग बता देते हैं एज अ प्रॉपर्टी। ऑलराइट, एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमने 6 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। ऑलराइट, और फिर कुछ क्वेश्चन कम कर पाए बट कोई नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन जब कवर अप होगा तभी तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी तो करोगे, अदरवाइज कहाँ कर पाओगे। तो एक काम करो, लास्ट क्वेश्चन आज का एनीवे वो करना नहीं है, आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है। हाँ, वो कुछ इस तरीके का है, ध्यान से लिखो क्वेश्चन। इफ A, B, C, D are in GP, prove that A plus B, B plus C, C plus D also in GP। ये आपको पता है कि कैसे बनेगा, ये आपका प्रॉपर्टी के अनुसार ही बनेगा। आपको पता है ना कि हमने एपी में भी इसको डिस्कस किया था और वो किस तरीके से बन रहा था। जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़ पाओगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो 2 क्वेश्चन और है वो नोट कर लो। आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 5.5 प्लस 5.55 प्लस 5.555 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप एन टर्म्स तक जा रहे हो। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो नोट करो, वो कुछ इस तरीके का है। व्हाट इज द रेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर, what is the rational number having decimal expression, उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो है 0.356 और इस पे आपका बार। तो ध्यान से एक काम करो, नोट करो तो यहाँ पे क्या कह रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखो ABCD आपको पहले से गिवन है कि वो जीपी में है और आपको प्रूव ये करना है कि A प्लस बी B प्लस C प्लस D ये किस में प्रूव करना है, जीपी में। और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग एपी में कर चुके हैं। वो किस तरीके से करते हैं, कुछ हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट इसमें से कोई केवल 2 ही चांस है, या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो आप डिवाइड कर सकते हो, 2 ऑप्शन है। और तो फिर हम लोग पास ऑप्शन जब कम है तो हम लोग इजीली आंसर ला सकते हैं। चलो ठीक है, अब उसके बाद फाइंड द समेशन ऑफ, ये 55 नहीं है। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा और दिमाग लगा करना पड़ेगा। व्हाट इज द रेशनल नंबर हैविंग डेसिमल एक्सप्रेशन, आपको ये भी फाइंड करना है। मतलब ये तो आपको डेसिमल में दिया ना, तो आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करोगे वो फाइंड करें ना, क्लास 10th के तरीके से नहीं करना है इसको, आपको एज अ जीपी की तरह करना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।